अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नाज़िम मिर्ज़ा। नाज़रीन, ज़रूर बात करेंगे कि इस सियासत में क्या हो रहा है। ज़रूर बात करेंगे कि अली मोहम्मद दुरानी पीर पगारा साहब का क्या मैसेज लेकर शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, और इस पर भी बात करेंगे कि MQM के कौन से वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार उन्होंने आज प्रेस क्लब में किया। लेकिन उससे पहले एक अहम डेवलपमेंट जिस पर हम हमेशा बात करना चाहते हैं और बात करना ज़रूरी भी है। पाकिस्तान में इस जब PTI की हुकूमत आई तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत थी, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमतों में जिस तरह से मईशत का जो हाल था, जो ज़बूहाली का शिकार थी और जो बड़े बड़े डेट्स थे उनको कवर करना था। और आज जो जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी है उसका जिक्र करने से पहले मैं ज़रूरी ये भी समझती हूँ कि इसमें भी कोई शक नहीं है, इसका जिक्र भी करना कि अपोजिशन के लिए, अगर हुकूमत के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था तो अपोजिशन के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट था। क्योंकि अपोजिशन को सिर्फ एक ही मसला है, वो है पाकिस्तान के माशी हालात, चैलेंजेस, बेरोजगारी, या फिर जिसको आप महंगाई। जिस दिन हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया तो उस दिन शायद हुकूमत का या अपोजिशन का मंजन बिकना बंद हो जाएगा। आज हमने देखा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वबा के बावजूद, यानी वो कोविड-19 का जिक्र कर रहे हैं, कि मईशत के बारे में अच्छी खबर यह है कि कमाल अंदाज में पलट रही है। करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल के $1.7 अरब के खसारे के बजाय करंट अकाउंट इस साल अब तक $1.6 अरब सरप्लस हो चुका है। मरकजी बैंक के ज़खायर $13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो कि 3 बरस में सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास भी किया। उसमें फिर एक दफ़ा उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो रिलीफ दिया था, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसके हवाले से कहा, और उसके साथ साथ जो सिंध के बिजनेसमैन हैं उनके हवाले से भी कहा कि उनको तंग ना किया जाए। तो इस पर जरा हम बात करेंगे। और इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर, जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं साबिक, आबाद के आरिफ जीवा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जीवा साहब। वालेकुम सलाम। आरिफ जीवा साहब, ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि आज की जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, जो वजीर आज़म पाकिस्तान की एक ट्वीट भी है, मुझे इसके बताइएगा आपकी नज़र में, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे पाकिस्तान की मईशत पर और अवाम की खुशहाली पर। थैंक यू वेरी मच पृथ्वी। देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने फिगर्स दिए हैं, ये फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल सही फिगर्स हैं। देखिए, पिछला कोविड आया और इस दफा भी जो कोविड की लहर चल रही है, इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी सुकड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी आई है। उस बेहतरी की वजह से जो है वो PTI की, प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज हम अगर देखते हैं तो पिछले साल, यानी नवंबर तक जो है वो तकरीबन हम जो है वो ट्रेड डेफिसिट में 150 बिलियन का हमें लॉस था। और इस नवंबर, इस दिसंबर, इस महीने की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 1.6 बिलियन का जो है वो हम प्लस में, सरप्लस में है। तो एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने डेवलप की है, जो बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा हमेशा से रहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, तो ये एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी आई है इसकी वजह से जो है ये सारी आपको जो है वो फिगर्स में बेहतरी नजर आ रही है, सबसे पहले। और दूसरी, जो इंडस्ट्रीज को, जो इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा इशू था और डिमांड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि जी इलेक्ट्रिक के जो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जो बिलिंग का इश्यूज है, उसमें जो मुराद दी है और सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने मुराद दी है, उससे बहुत ज्यादा जो है वो आपके इकोनॉमी में जो है वो उसके इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एक आम आदमी को, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लोगों को भी इसको हाईलाइट करना चाहिए, जो इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया है, कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो गवर्नमेंट ने दिया है, रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानीज को अलाउ किया है और अकाउंट ओपन किया। और आपको मैं बताता चलूं कि 60,000 अकाउंट ओपन हुए हैं इसके अंदर। तो ये 60,000 अकाउंट जो ओपन हुए हैं, इसमें तकरीबन $200 मिलियन आए इस अकाउंट के अंदर। तो ये भी जो आपने अभी एक फिगर दिया फॉरेन ज़र मुबादला का, अच्छा, रेमिटेंस की मद में, जी, ये रोशन पाकिस्तान अकाउंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक रोशन पाकिस्तान अकाउंट की जो फैसिलिटीज दी गई है, उससे बहुत बड़ा, क्योंकि दुनिया के अंदर उनको इतना जो है वो फायदा या कोई इतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा था जो इस अकाउंट से मिला है। इसको जो है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी
इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और इसको इतना ज्यादा जो है प्रमोट, इसकी जरूरत है, इसमें और फिगर। ठीक है, चूंकि आरिफ जीवा साहब आप फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं आबाद के, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको भी बड़ा एक रिलीफ पैकेज वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था, उसके क्या असरात अब तक मुरतब हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, कितना रिलीफ था? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको लास्ट वीक एक न्यूज मिली कि पंजाब गवर्नमेंट ने 5 सीमेंट इंडस्ट्रीज को नए लाइसेंस दिए। ये क्यों दिए गए? जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया, हाउसिंग का पैकेज दिया, जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, उसके बाद जो है वो डिमांड्स पूरी करना, तो अभी करंट जो सिचुएशन है और जो करंट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे वो टाइल इंडस्ट्री हो, हमने गुजरातवाला भी लास्ट विजिट किया है टाइल इंडस्ट्री का, तो और सैनिटरी के आइटम्स या आपके फिटिंग इलेक्ट्रिक, इन तमाम को एक्सपेंशन की जरूरत, इन्होंने एक्सपेंशन की। अब ये तमाम सेक्टर में नए प्लांट लगने जा रहे हैं अगले साल। तो ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के चलने से और प्राइम मिनिस्टर के पैकेज देने से कितना बड़ा जो है वो बूम आया है इस सेक्टर और इस इंडस्ट्रीज के अंदर। जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर देंगे तो आपकी तमाम इंडस्ट्रीज चलेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे जीवा साहब करना चाहूंगी कि आज वजीर आजम पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सिंध के बिजनेसमैन को तंग ना किया जाए, कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, या कहां पे सिंध गवर्नमेंट की साइड पर या सिंध हुकूमत की तरफ से वो मसाइल हैं, या दीगर किस सिनेरियो में या किस कॉन्टेक्स्ट में वजीर आजम साहब को ये बात कहनी पड़ी? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात जो है वो तवाकुल से कर रहे हैं, एक हफ्ते से तमाम जगहों पर प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा कि पॉलिटिक्स को और बिजनेस को अलग करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट जो है के अंडर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है, और यहाँ पे अप्रूवल्स के केसेस साल से पेंडिंग पड़े हुए, उनकी अप्रूवल्स नहीं हो रही। जो फिगर एफबीआर ने दिया है 157 बिलियन रुपए का, ये बाय 10 हो सकता था अगर ये अप्रूवल्स जो एसबीसी ने ये अगर अप्रूवल दी जाती तो आज जो है ये फिगर्स कुछ और होती। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर सीडीए की अप्रूवल्स बहुत ज्यादा, लेकिन एनडीए ने अप्रूवल दी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उसके फिगर आपके पास एलडी के मिलेंगे, आपको सिंध से कुछ मिलेंगे, बाकी अदर सिटीज से नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम बार बार जो है वो एक बात करते हैं कि आज जो है ये जो 31 दिसंबर लास्ट डेट है प्राइम मिनिस्टर की, इसकी एक्सटेंशन, इस फौरी एक्सटेंशन करें, या फिर जो है वो डायरेक्शन दें कि 31 दिसंबर से पहले ऑब्जर्वेशंस लगा के लोगों को अप्रूवल दें ताकि वो इस पैकेज के अंदर शामिल हो सके। और आप यकीन नहीं आएगा कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, इस तरह रुके हुए प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गए। नए प्रोजेक्ट तो अपनी जगह है, ये तो आप सीमेंट के फिगर्स देख रहे हैं, ये रुके हुए प्रोजेक्ट चलने की वजह से। ओके, थैंक यू वेरी मच आरिफ जीवा साहब। और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिमत किस हद तक बेहतरी की जानिब चल पड़ी है। मैं पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ आऊंगी और जो पॉलिटिकल पैनल है उस पर भी हम बात का आगाज करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA PTI के। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कंवर नवीद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी कन्वीनर MQM पाकिस्तान, आपको भी वेलकम करते हैं कंवर नवीद जमील साहब। आमिर ज़िया साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तमाम शख्सियात को खुशामदीद। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जरा मैं मुख्तसरन आपसे इसी तसलसल में बात करना चाहूंगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अच्छा बताइए। जी डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये बताएं कि अगर मैं ये कह रही थी कि PTI की हुकूमत के लिए जो इकॉनमी थी वो सबसे बड़ा चैलेंज थी, और यही सबसे बड़ा थ्रेट है मुझे लगता है कि अपोजिशन के लिए, कि जिस दिन इसने दुरुस्त सिमत जिस तरह से इख्तियार की है और अगर आगे चल के ये बहुत बेहतरी की तरफ चली जाती है तो फिर इसके बाद कोई गुंजाइश बचेगी नहीं उनकी, या कुछ सेल होने के लिए उनके पास रहेगा नहीं, सेलेबल आइटम। देखिए नादिया, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बोल्ड और ब्लंट डिसीजन किए गए हैं उसकी अभी असरात जो है ना उसके अच्छे बहुत आना शुरू हो गए हैं। आपकी स्टेट बैंक की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जो अच्छी अच्छी स्कीमें जो है स्टेट बैंक की तरफ से दी गई है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा हुआ
कि डॉलर 170 रुपये के ऊपर जाके और वापस जो है वो 160 रुपये पे आया है, और अभी भी ये स्टेबल हो सकता है कि अगर हमारी इंटरनल जो है वो एक यूनिटी हो। अगर ये जो हालात जिस किस्म की हम खुद अगर अपने मुल्क के दुश्मन अगर बनते जाएंगे, हमारे सीनियर पॉलिटिशियन, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इस वक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या चीज़ें जाती हैं, पाकिस्तान के मफाद में इंटरनल यूनिटी जाती है। आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से बात करते जाएंगे तो उसका असर जो है वो जो बाहर लोग जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है, जो समझते हैं कि हम यहाँ पे 5GP लेके आए, अभी तक मेरे ख्याल में टेलीनॉर के पास 4GB, उसके अलावा जो है वो आगे नहीं बढ़ा है काम। मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जो आने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आने के लिए तैयार है, एक स्टेबिलिटी जो नज़र आ रही है, उस स्टेबिलिटी को हम अंदर से खुद खराब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अपोजिशन को बुखलाहटी ये है कि अगर ऐसे हालात रहे और सेनेट की इलेक्शन भी हो गई तो फिर हमारे लिए रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगी। ये मैं नहीं कहता कि 100% जो है वो हमारी हुकूमत ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत हमने वायदे किए थे जिसको हमने पूरा नहीं किया है, आज भी हमें करना है, मगर इकोनॉमी के हवाले से अगर सोचा जाए तो इकोनॉमी के हवाले से इन्फ्लेशन बिल्कुल हुई है, मगर हालात जो है वो दिन ब दिन जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो सही सिमत में है। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आती हूँ। कंवर नवीद जमील साहब, अच्छा कंवर नवीद जमील साहब, हुकूमत आज बड़ी शिकवे शिकायतें पुरशिकवा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुलाकात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, बड़ा अच्छी मुलाकात रही, बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़ी यकीन दहानियां हुई, फिर यकायक क्या हुआ? अच्छा, मेरा ख्याल है उनको हम दोबारा कोशिश करते हैं। आई गेस कि उनके पास मेरी आवाज नहीं गई है। बट आमिर ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जी आवाज आ रही है आपको? जी आमिर ज़िया साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो अब बन रहा है, आज अली मोहम्मद दुरानी साहब जो हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो पीर पगारा साहब का एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज लेकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखा कि एमक्यूएम शिकवे शिकायतों के साथ सामने आई। ये जो टाइमिंग्स हैं, इन टाइमिंग्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस वक्त जारी हैं, उसमें यकीनन जो इत्तेहादी हैं वो चाहेंगे कि अपना क्लाउड जो है वो इस्तेमाल कर सके किसी ना किसी तरह से। अरे मुझे एको आ रहा है, नहीं बंद कर सकें काइंडली। जी मैं ये कहता नादिया साहब कि बहुत सारे अंडर करंट्स चल रहे हैं, और हमेशा जब भी हुकूमत को किसी किस्म के चैलेंज का सामना होता है और जब उसकी महदूद अकलियत होती है, तो जो उसके इत्तेहादी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो लें, और पोस्टरिंग उनकी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है। तो वही एक तो वो कड़ी है। दूसरा ये भी कि इस सिलसिले में हमको नजर ही आ रहा है कि बाज लोगों को हकीकी मानों में तशवीश है कि अगर जो सियासी जिस तरह से हिद्दत बढ़ रही है हमारे मुल्क में, उसको किसी तरह से कम किया जाए। लेकिन जो तजवीज मोहम्मद अली दुरानी साहब ने दी कि जी छोड़ दिया जाए, और उनका मेरे ख्याल में पैगाम मुझे जो लगा वो ये था कि जी फॉरगेट एंड फॉरगिव, करप्शन के केसेस आप भुला दें, आप इत्साफ ना करें। जो बैनुल सतूर उनकी बातें थी उससे ये जाहिर हो रहा था। तो जाहिर है कि उस मामले में वज़ीर आज़म साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इस चीज में किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेंगे, और ये उनका बस में भी नहीं है। जाहिर है कि ये अदालत ने फैसला करना है, नैब इसके दरमियान में आता है। तो अब ये मैं समझता हूं पोस्चरिंग ज्यादा है, लेकिन अगर सियासी कुव्वतें एक दूसरे से गुफ्तगू शुरू कर सकें तो अच्छी बात है। और अगर क्या पता हमें हो सकता है कि इसमें हुकूमत की भी उनको आशीर्वाद हासिल हो, तो वी डोंट नो अबाउट दिस। वो मेरे ख्याल में हुकूमत के जो लोग हैं वो इस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। जी नादिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये जो कुछ तज्जिया तो दिया है आमिर ज़िया साहब ने, लेकिन उसी के तसलसल में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात या एमक्यूएम की जो शिकवे शिकायत जिनका उन्होंने आज इज़हार किया है, ये अचानक हुई हैं, इनके टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है कि बहुत अरसे से वो कह रहे थे उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी? देखिए एमक्यूएम की जो डिमांड है मैं समझता हूँ ये जायज़ डिमांड है। मैं स्टैटिस्टिक्स कमेटी का चेयरमैन था
اور جب لاسٹ میں جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہمارے پاس یہ آیا بھی تھا، تب بھی یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ کراچی کی جو آدم شماری دکھائی گئی ہے وہ کم دکھائی گئی ہے۔ اس ڈسپیوٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے اسمبلی کے تھرو، یہ جب الیکشن ہو رہے تھے تب بھی ایم کیو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، میں نے پھر اپنے طور پہ ایز اے چیئرمین اسٹیٹکس میں نے اس کی سروے کرائی، تو میرے پاس سروے میں یہ آیا تھا کہ سینسس جو ہوئے ہیں اور جو نادرا کا ریکارڈ ہے اس کے اندر مجھے کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آیا۔ ویسے میں بھی اگر دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کراچی جو ہے وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کا جو ہے وہ شہر ہے، مگر جب میں نے سینسس دیکھا، جب میں نے نادرا کا ریکارڈ دیکھا تو مجھے اس چیزوں کے اندر اتنی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ پھر جب اس کے اندر میں ڈیپلی گیا تو مجھے پتا چلا کہ بھئی کراچی اربن اور کراچی رورل کو بھی اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے فائنلی، میں نے انپٹ جو دیا تھا اس کے بعد ہم نے فائنل یہ کیا تھا اسمبلی میں کہ اس الیکشن کے پروسیس کو ہونے دیں، مگر 5% جو ہے ہم رینڈملی کچھ علاقوں کو ہم دوبارہ چیک کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فائنل کریں گے۔ اور مگر ایک کیئر ٹیکر سسٹم آیا، اس کے بعد یہ الیکشن جب ہوئی، اس الیکشن کے بعد یہ حکومت بنی، مگر یہ فائنل اس کا ڈیسیشن نہیں بنا۔ یہ ایم کیو ایم بھی بات کرتی ہے، یہ مصطفیٰ کمال بھی بات کرتا ہے، جو بھی کراچی کی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ اس حوالے میں سمجھتا ہوں کراچی ایک پولیٹیکل ہب ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس حوالے سے ایک جائز ان کی ڈیمانڈ ہے رینڈملی 5% چیک کر کے ویو پوائنٹ بھی ذرا جان لیتے ہیں۔ گورنر نوید صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اوکے فائن، اوکے فائن۔ اب مجھے بتائے گا کہ لوگ جو ہے وہ آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے ٹائمنگز پہ لوگ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دن قبل میں، خلے ہفتہ ڈیڑھ ہوا ہوگا ہارڈلی، جب آپ کے ہی وفد نے، ڈیلیگیشن نے، جس میں حیدر عباس رضوی بھی شامل تھے، ان کا بھی تعارف ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ اور آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی، آپ لوگ بڑے خوش باہر بھی آئے، آپ لوگوں نے کہا جی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، تو آل آف اے سڈن کیا ہوا پھر؟ دیکھیں ابھی اسپیسیفک جس طرح یہ ہمارے دوست فرما رہے تھے، ابھی جو اسپیسیفک معاملہ ہے وہ ہے مردم شماری کا یا سینسس کا، اس لیے کہ پہلے مردم شماری شروع ہوئی پیپلز پارٹی کے ٹائم میں تو اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے خانہ شماری، پھر اس کو روک دیا گیا اور اس کے بعد اثر نو جو کافی سارا اس پر ورکنگ ہو چکی تھی اس کو نل اینڈ وائٹ کر کے پھر دوبارہ سے مردم شماری شروع کی گئی۔ تو اس وقت ہی اس کا جو طریقہ کار تھا اس سے ہمیں یہ لگا کہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب مردم شماری ہو کر سامنے آئی تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر جو اپنا آبادی بڑھی اور کراچی میں آبادی کم ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہمارے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ کراچی میں بہت سارے بلاک ایسے ہیں جہاں پہ ووٹرز کی تعداد سینکڑوں ہے اور آبادی وہاں پہ 0 دکھائی گئی ہے۔ تو یہ تمام کا تمام ڈیٹیل ہے جو کہ ہم نے عدالت کو بھی پیش کی ہے، اور جب یہ الیکشن آ گئے تو اس وقت میں خود بھی چونکہ ایم این اے تھا اس وقت میں، تو میں اس کمیٹی میں شامل تھا، تو ہم نے وہاں پر بھی یہ بات اٹھائی اور ہم تو چاہتے تھے کہ 10% جو ہے سیمپل مردم شماری ہو، لیکن بعد ڈسکشن کے بعد اس پر فائنل ہوا، اس پر طے ہوا کہ پورے پاکستان میں 5%، میں یہ کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں، چونکہ اس پہ ریزرویشن بلوچستان کو بھی ہے، اس پر ریزرویشن سندھ کو بھی ہے اور کراچی جو تو ہے ہی ہے، تو اس پر یہ طے ہوا باقاعدہ اسپیکر صاحب کے پاس نہیں کنور نوید صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ بات درست اس لیے ہے کہ دونوں پارٹیز نے اتحاد اس پہ متفق ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے گورنر صاحب سے بھی میں نے لاسٹ جب گفتگو کی تھی گورنر سندھ سے عمران اسماعیل صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ ایگریمنٹ سائن کر رہے تھے تو ہم نے ایم کیو ایم کو یہ کہا کہ جو آپ کے مطالبات ہیں ایگزیکٹلی وہی ہمارے مطالبات ہیں، تو پھر اس کو ایم کیو ایم کے مطالبات نہیں بلکہ ہمارے مطالبات کہہ کے پکاریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر میں وہی پوچھوں گی آپ سے سوال کہ ابھی لاسٹ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کو یقین دہانی کرائی، اتنے تھوڑے سے وقفے میں آپ اس بات پہ ایک دم سے کیوں آ گئے کہ آپ اتحاد سے باہر آنے تک کا سوچ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ اس
स्पेसिफिक बात हुई है मर्दम शुमारी की। मैं भी इसको ज़्यादा नहीं फैलाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि आपका प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं है कि सब चीज़ों में डिस्कशन हो। इसका जब 2 दिन पहले ये कैबिनेट में आया तो कैबिनेट में एमक्यूएम के जो मिनिस्टर हैं उस पर उन्होंने एतराज़ भी किया और अपना डिसेंडिंग नोट भी दिया, बाहर आकर मीडिया से भी बात की कि इसलिए कि हमें, चूँकि इसमें जब आप कराची की आधी आबादी को गिन ही नहीं रहे हैं तो कराची को वसाइल नहीं मिलेंगे, कराची को पानी नहीं मिलेगा, कराची को डेवलपमेंट का फंड नहीं मिलेगा, कराची की नुमाइंदगी पूरी नहीं होगी, तो इससे पूरे कराची सफ़र करेगा, पूरे कराची के लोग सफ़र करेंगे। तो इस वजह से ही यही जो खालिद मकबूल भाई ने बात की है, अभी जो बात हुई है वो इसी हवाले से बात हुई है कि ये इत्तेफाक़ी जो हमारा इनसे MOU साइन हुआ था उसमें पॉइंट नंबर 1 जो था वो ये मर्दमशुमारी की था। लेकिन अब ठीक है, मुझे जरा आमिर ज़िया से बात कर लीजिएगा। आमिर ज़िया साहब, मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगी, अगर आपने इसका जवाब दिया है तो हो सकता है मैं स्किप कर गई हूं, बट स्टिल टाइमिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मर्दमशुमारी के इशू को लेकर जिसपे आपकी यकीन दहानी थी, 2.5 साल से आप खामोश थे, आप यकीनन बात करते होंगे और आपको यकीन दहानी फिर कराई जाती होगी। अभी आपने डॉक्टर रमेश कुमार साहब का भी सुना कि नादरा और सेंसिस में इतना उनको फर्क नहीं लगा जो चीजें सामने आई, तो इसके टाइमिंग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, जबकि हुकूमत को एक इत्तेहादी की इस शदीद तरीन जरूरत है अपने इत्तेहादियों की? एक बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है पाकिस्तान बड़ी मजबूरी की सियासत इस वक्त कर रही है। उसका जो असर रसूख था, जो उसका वजन था सियासी कराची और हैदराबाद में, वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आखिरी जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत कम हुआ है। और अब उनके ऊपर 2 तरह के डिलेमाज हैं। एक तो ये कि हुकूमत सिंध जो है वो ज़ाहिर है उनसे उनकी बात बिल्कुल नहीं बन रही, पीपल्स पार्टी से बड़ी कशीदगी है। दूसरे मसला ये कि जी वफाकी हुकूमत के वो साथ हैं भी, लेकिन वफाकी हुकूमत वही पार्टी की है जिसने उनसे सीटें छीनी हैं। उन पर एक फिर तीसरा दबाव ये कि क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, उन्हें अपनी सियासत को अगले इंतखाबात के लिए भी जिंदा करना है, तो उसमें उनका मसला ये कि अपने वोटर्स को भी मुंह दिखाना है। तो एक अजीब किस्म की उनकी एक पेचीदा सूरत हाल है। फिर उस पार्टी में इंतशार और टूट फूट भी हुई है। फारूक साहब उसका हिस्सा नहीं है, मुस्तफा कमाल साहब एक महाज खोल के खड़े हैं, अल्ताफ हुसैन साहब का जो एक साया था वो उनके सर से उठ चुका है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसमें वो मतलब एक पोजीशन लेती है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो पोजीशन कितने दिनों तक ले पाएगी। हमने कई मरतबा देखा है कि उनकी बासी कड़ी में बार बार उबाल आता है। कभी वो हुकूमत सिंध से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमें सिंध हुकूमत हक नहीं दे रही तो एक नया सूबा बनना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो एक कहते हैं ना इश्ताल अंगेज बात करके चुप हो जाते हैं जैसे कोई बात ही नहीं हुई। फिर जैसे इन्होंने माजी में भी आप देखेंगे पीटीआई हुकूमत को पहले भी धमकी दी थी कि जी हमारे मुतालबात आप पूरे नहीं कर रहे, और मुझे पुख्ता यकीन है कि पीटीआई भी इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत सारे मुतालबात, जो कराची के मुतालबात छोड़े, कराची के जो मसाइल हैं उसको वो हल कर पाए, क्योंकि उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। तो यहाँ पर भी मैं नहीं समझता कि बहुत आगे तक जाएंगे ये, और ज्यादा कभी उम्मीद ये कि क्योंकि हुकूमत पे भी प्रेशर है तो कोशिश कर रहे हैं कि जी अपनी पोस्चरिंग करके दो अपने लोगों को मुतमईन कर सके कि देखें हम लोग तो बड़ा दीदा दिलेरी से बात करें, और ज़ाहिर हुकूमत से भी कोई ना कोई कंसेशन, कोई ना कोई चीज बनवाने की इनकी मेरे ख्याल में आरजू होगी। इसको बहुत ज्यादा हमें उसमें तशवीश में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो नुकात थे कि कराची की मर्दमशुमारी पर कौमी असम्बली की करारदाद पे अमल दरामद होगा, वही जो मर्दमशुमारी से रिलेटेड दूसरा भी यही था। फिर सिंध बल्दियाती निज़ाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में तहरीक इंसाफ हिमायत करेगी, हिमायत कर रही है तहरीक इंसाफ भी, बेहतरीन से बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट बिल लाने की बात करिए। कराची ऑपरेशन पे नजरसानी और तमाम शराकतदारों के साथ मुशावरत की जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें भी कोई ऐसी दो राय नहीं है, तमाम ओहदों पर तैनातियां मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी। कराची के लिए माली पैकेज का फौरी ऐलान कर दिया जाएगा, फौरी ना हुआ लेकिन हो गया। बिलखुसूस पानी के मसाइल के लिए वफाकी हुकूमत पैकेज देगी, K4 मंसूबा शुरू करने की भी बात हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पुलिस इस्लाहात लाने की कोशिश की जाएंगी, पुलिस गैर सियासी और मेरिट पर तैनातियां की जाएंगी। ये वफाकी हुकूमत के अंडर नहीं आता, ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो देखिए जो गोट है वो सिर्फ बसती है मर्दमशुमारी के ऊपर। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अब मसला यहाँ पर ये नहीं है कि इस वक्त ये कितना बड़ा इशू है, मसला ये है कि इस वक्त आपको इत्तेहादी की बड़ी जरूरत है। क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं जो MQM है, हकीकत में माजी में देखा जाए तो उनकी
یہ بہت زیادہ جو ہے، کیونکہ 2002 میں بھی میں گورنمنٹ میں تھا اور ایم کیو اس وقت بھی پارٹ تھی اور مشرف کا ٹائم تھا، عامر ضیاء کو اچھے طریقے سے یاد ہے، اس ٹائم پہ بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ باتیں ہوتی تھی کہ بھئی ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو کراچی کا ایشو ہے اس کے اندر ایم کیو ایم سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کراچی کی پارٹی ہے، تو یہ ایشو ایک جینن ہے، مگر ریزالو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ کہنا کہ ہم گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں، یہ ایک پرسپشن دیتا ہے، میڈیا کو بھی دیتا ہے، عوام کو بھی دیتا ہے کہ لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، اور ایک طرف پیر صاحب پاگاڑ کو جو ہے وہ چودھری شجاعت سے ملنے آ رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ ایم کیو ایم یہ باتیں کر رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ فوٹیج آ جاتی ہے کہ پرائم منسٹر سے جو ہے وہ ڈی جی آئی اور چیف کی ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اور رخ میں نہیں لیں۔ اگر ایم کیو ایم اگر وہ اس حوالے سے کوئی بات کر رہی ہے تو ان کی جینین ڈیمانڈ ہے، اس کو ٹائم سے میچ کر کے آپ نیگیٹو نہیں سوچیں۔ ڈیمانڈ ہے، اگر ڈیمانڈ پرائم ہے، منسٹر لیکن کے بات وہی ہے ساتھ کہ یہ اگر ہمارے ادارے کے لوگ مل رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے، وہ ایک پریکٹس ہے، ملنا چاہیے۔ وہ پھر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگ پھر اس کے ماضی کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ نوید صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ کبھی اس چیز کو اس پہ نیگوشیٹ، اس چیز کے لیے اس کو نیگوشیٹ۔ اگر آپ کو اتحاد میں رہنا ہے تو پھر مل جل کے کام کرنا ہے۔ K4 کا منصوبہ شروع ہو رہا ہے، باقی چیزوں پہ کراچی پیکج کا الاؤنسمنٹ ہو گئی ہے، لوکل باڈی پہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بل دے، ظاہر وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، پولیس کا سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سر اب آپ لوگ ان چیزوں سے نکل آئیں۔ دیکھیں میری بہن، آپ جو ہے ایک سرکاری ٹی وی کی اگر اینکر بن کر بات کریں گی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت اسپیسیفک جو ہمارے سامنے پرابلم ہے مردم شماری کی ہے، اور آپ اس کو اتنی بڑی اس کی شدت کو محسوس نہیں کر رہی ہیں کہ آدھے کراچی کی آبادی کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ اگر مردم شماری اتنی غیر ضروری چیز ہوتی تو کرا ہی نہ جائے۔ آپ کرا رہے ہیں اور کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں، کراچی لوگوں کو ان کی نمائندگی نہیں مل رہی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں پر فنڈز نہیں مل رہے ہیں، اور آپ یہ توقع کریں کہ ہم یہ بات کریں کہ نہیں بھائی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو اور ایشوز کی بات، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ ان سے ہمارے پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ ہوتی رہتی ہے، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، گلے شکوے ہمارے بیان کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ ہم نے جو ان سے 2 ایگریمنٹ سائن کیے اس پر کسی ایک پہ بھی عمل ہوا، لیکن آج جو خالد مقبول بھائی نے جو بات کی ہے وہ اسپیسیفک مردم شماری کے حوالے سے کی۔ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کراچی کا مسئلہ جتنا آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی تو 7 سیٹس ہیں، جو 14 سیٹس لے کے بیٹھے ہیں ان کے لیے شاید اس سے بڑا مسئلہ ہو۔ میری بہن، تو آپ جو 14 سیٹ لے کر بیٹھے ہیں نا انہی کو اپنے پروگرام میں بلا لیتی نا۔ اگر آپ مجھے پروگرام میں بلائیں گی تو میں تو اپنی بات کروں گا نا، میں 14 سیٹ کی تھوڑی بات کروں گا، ان کی تو وفاق میں بھی حکومت ہے۔ ہم سے پی ٹی آئی نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے، ایم او یو سائن کیا ہے، اس کی یہ پہلی شق ہے، اور اس کے اوپر اس کے برخلاف جب گورنمنٹ نے فیصلہ کیبنٹ میں کیا ہے تو ہم وہی یاد دلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس بات سے قطع نظر کہ بھی گورنمنٹ کیا پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں، پولیٹیکل حالات جیسے بھی چل رہے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ملک کے طول و عرض کے ہر علاقے، ہر شہر کے لوگوں کی جائز مسائل کو دیکھے اور ان کو پراپر نمائندگی دے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اپنے کیبنٹ میں بیٹھے اور کیبنٹ میں بیٹھ کے جو چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کنور نوید صاحب، فردر بات ضرور کریں گے۔ لیکن عامر ضیاء صاحب، اب میں تھوڑا پنجاب کی سیاست کی طرف آ جاتی ہوں۔ پنجاب سے مراد جو پی ڈی ایم کا اس سے زور ہے، اور جو آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے محمد علی درانی صاحب کی، پیر پگارا کا وہ ایک بڑا جی ڈی اے الائنس کی طرف سے، جی ڈی اے کی طرف سے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے وہ گئے اور پیر پگارا کا انہوں نے پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف صاحب کا کہا، جو خبریں آئیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں فیصلہ کروں گا، پارٹی کا صدر میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ استعفوں پہ بھی شاید ابھی معاملات طے نہیں ہوئے ہیں۔ نیشنل ایک گرینڈ الائنس ڈائیلاگز کی بات ہوئی ہے، نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے۔ کتنا پازیٹیو یہ سائن ہے کہ ہم تصادم کی سیاست سے نکل آئیں گے اور ایک میز پر مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے؟
ابھی کہنا کچھ نادیہ صاحبہ قبل از وقت ہوگا، لیکن آپ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حکمراں اتحاد میں گڑبڑ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے محمد علی صاحب جو ملنے گئے، انہوں نے باہر آ کے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ایک تو یہ زاویہ ہے دیکھنے کا کہ جی حکمراں اتحاد جو اختلافات کا شکار ہے. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ سوچیں کہ جو مسلم لیگ کو جو ہے متحد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے، میں کیا سرائی کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کہ پیر پگاڑا صاحب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جی شہباز شریف صاحب کو آگے کر کے وہ کوئی کنسنسس بلڈنگ کریں، یا مسلم لیگ کے ایک دو جو ٹوٹے ہوئے دھڑے ہیں وہ جڑ جائیں، اور جڑنے کے نتیجے میں کون ان سے ٹوٹ کے چلا جائے یہ ایک الگ سی بات ہے. کیونکہ یقیناً شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات بڑی کھل کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تصادم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے وہ جیل میں بھی گئے تب بھی وہ ایک مفاہمت کی بات کرتے ہیں، تب بھی وہ ایک مثبت بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اداروں سے گتھم گتھا نہیں ہونا، تنقید نہیں کرنی. تو میرے خیال میں تشویش کی جو یہ لہر ہے یہ نون لیگ میں بھی دوڑنی چاہیے اس وقت. کیونکہ کیا اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل جب شہباز شریف اپنے پتے دکھائیں، اپنے کارڈ شو کریں. کیونکہ ایک بات ہمیں پتا ہے کہ نون لیگ میں وہ اتفاق رائے نہیں ہے استعفیٰ دینے کے اوپر. جن لوگوں نے الیکشن میں کروڑوں روپے خرچ کیے وہ 2 سال پہلے، 2.25 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے کبھی بھی اپنی ٹرم کو ختم نہیں کریں گے اس امید پہ کہ اگلی بار ملتی ہے نہیں ملتی. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. میرا خیال ہے کل ہی کسی ٹی وی چینل کو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو پی ایم ایل این کا مستقبل ہے وہ حمزہ شہباز اور مریم کے آپسی تعلقات یا آپسی جو بھی سیاست ہے وہ بہتر ہو، اس سے مشروط ہے. شہباز شریف صاحب کا بیانیہ، مریم نواز کا بیانیہ چلے گا کیا پھر آگے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ نادیہ؟ جی عامر ضیاء صاحب. دیکھیں ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بہت ہی بٹر ہیں. ان کے اگر لوگوں سے بھی بات کریں ان کی لہجے میں تلخی ہے، ان کی طبیعت میں تلخی ہے. اس وقت وہ غصے میں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ان کے والد محترم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتی ہے اس کا بعض لوگوں کو اور بعض اداروں کو اس کا ذمہ دار مبینہ طور پہ سمجھتی ہیں. اور ان کا طرز سیاست جو ہم نے نظر بھی آ گیا کہ جو ان کا لہجہ ہے کیا ہے. جو ان کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ شی اسٹینڈز ڈسکوالیفائڈ، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، وہ جو ہے ان کے اوپر پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتی. ان کا زاویہ سیاست کرنے کا کچھ اور ہے. ان کے ذہن میں کہ میں جب تصادم کروں گی، میں اپنی بات منواؤں گی تو میری بات سنی جائے گی اور ہمارے لیے اسپیس کریٹ ہوگا. حمزہ صاحب جو ہے وہ اکثر اپنے والد کی سیاست کا، شہباز شریف صاحب کی، کہ جو سمجھتا ہے کہ جس دیوار سے میں سر نہیں ٹکرانا چاہیے، اور ہم اگر صبر سے کام لیں تو ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا، ہمیں دوبارہ اسپیس مل جائے گی. اور جو مسلم لیگ کے بہت سارے پرانے لوگ ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بیانیہ ایک بیانیہ نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر بے شک کزنز ہیں اور ان میں محبت بھی ہوگی، لیکن سیاست ایسی چیز ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، سگے بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور ان میں مطلب کیا کیا نہیں ہوا تاریخ میں. تو یہاں پر آپ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیونکہ فرسٹ کزنز ہیں ایک دوسرے کے اور یہ ہمیشہ ساتھ مل کر چلیں گے بالکل اس طرح جیسے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب چلے تھے. مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب یہ بتائیں کہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم ظاہر ہے وہ آپ کے بڑے اہم اتحادی ہیں. پیر پگارا صاحب جو کہ اس کی صدارت بھی کرتے ہیں، اس کے صدر بھی ہیں، ان کا پیغام لے کے محمد علی درانی صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں. کیا حکومت کو بتایا تھا، حکومت کو اعتماد میں لیا تھا یا وزیر اعظم صاحب کو؟ دیکھیں نادیہ، پہلی چیز تو یہ کہ پیر صاحب پگارے کے چودھری شجاعت کے ساتھ ایک بہت پرانے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو چند سیاستدان جو بہت سمجھداری کے ساتھ چلتے ہیں اس میں چودھری شجاعت ایک ہے. میں سمجھتا ہوں سیاست جو شروع ہوتی ہے وہ سیاست، 3 بندے پاکستان کی سیاست میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک زرداری صاحب، آصف زرداری، دوسرا مولانا فضل الرحمان، اور تیسرا جو ہے وہ چودھری شجاعت. ان تینوں کی سیاست کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے سلیم ضیاء جیسے کو سمجھ میں آ جائے گی، نہیں تو جو ہے وہ عامر ضیاء کو، نہیں تو کسی کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. تو چودھری شجاعت کی جو ہے وہ پرانی ہے پیر صاحب کے ساتھ. محمد علی درانی دیکھیں پنجاب کے اندر ہے، پیر صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، مگر اگر اتنی زیادہ ایکٹیو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب خود ایکٹیو ہو جاتے، وہ خود آتے تو پھر میں آپ کو کہتا
कि ये कोई इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है। मोहम्मद अली दुरानी जब फंक्शनल लीग में था तब भी पीर चौधरी शुजात के साथ उनकी ज़्यादा थी। तो मैं नहीं समझता, इस वक्त फहमीदा मिर्ज़ा GDA के प्लेटफार्म से कैबिनेट की मिनिस्टर है और गौसबख्श खान मेहर हमारे साथ जो है वो MNA है, तो मुझे ऐसी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। MQM वाली जो चीज़ है, जो अभी MQM के अंदर भी कुछ धड़े हैं, जो एक जो है मतलब जो लोग बैठे हैं, आपको पता है डॉक्टर का अपना ख्याल है और खालिद मकबूल का अपना ख्याल है, खालिद मकबूल को मिनिस्ट्री भी छोड़नी पड़ी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, मगर ये चीज़ें सिर्फ देखने के लिए कि हालात कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर ये इस्तीफाएं, ये वो सियासी एक बोलचाल तो ज़रूर है, मगर उस सियासी बोलचाल से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि माजी में जब इमरान खान ने जब धरना लगाया तब भी मैंने कहा था कि धरनों से ये असेंबलियां नहीं खत्म होनी चाहिए। उस वक्त के भी धरने गलत थे, आज के भी धरने गलत है। हमें सिस्टम को बेहतर करना है तो पार्लियामेंट के अंदर रह के सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट से आज कोई भी अभी कहते हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दी, कुछ जज्बाती लोग, एक बंदे ने इस्तीफा भेजी कि भाई मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ, कंडीशनल है, गर्म है, उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मंजूर साहब, आज पीर परगारा साहब का एक मैसेज लेकर मोहम्मद अली दुरानी साहब शहबाज शरीफ से मिलते हैं। कुछ अर्से कबल आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शहबाज शरीफ से मिलते हैं। जो आज की में तजवीज़ रखी गई वो उन्होंने एक नेशनल डायलॉग की तरफ उन्होंने इशारा दिया कि ये इस्तीफों की सियासत नहीं होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इस मैसेज को या इस दावत को वेलकम करती है? मुझे नहीं पता जी क्या मैसेज है या क्या दावत है, क्या नहीं है, मेरी तो कोई खास इल्म में नहीं है। अब इसका तो उन्होंने जवाब देना है। हम तो बिलावल भुट्टो साहब तो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि ये डायलॉग का टाइम अब खत्म हो चुका है। 2.5 साल मिले हैं, 2.5 साल के बाद देखिए ना, अगर वजीर आजम खुद बैठकर पारस के इंटरव्यू में कहे, जब वो सवाल करती है कि लोग क्या करें, खुदकुशियां करें, तो वजीर आजम सरेंडर कर देता है। तो ये कहना कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद परसों वाली जो स्पीच है उसके बाद कोई चीज रह जाती है। वो लेने तो गए थे, वजारतों की कारकर्दगी की रिपोर्ट लेने गए थे, तो वो तो कोई रिपोर्ट नहीं ली, क्योंकि उन्हें पता है कोई रिपोर्ट है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बारहा जो ये बात की जा रही है और आज जो एक बात हुई है बहरहाल कि ट्रैक टू डायलॉग शुरू करने की उन्होंने तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि सियासत में बैक टू बैक सियासत और बैक टू पार्लियामेंट जाना होगा। उसके लिए क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है, एक तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका एक पूरे PDM में उसका एक उसी का है जो कुछ स्टेक पर है, ना PMLN का है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। पीपल्स पार्टी वाहिद वो शायद जमात है जो हर मुमकिन मुज़ाकरात पर यकीन रखती है जमहूरियत के अंदाज में। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या है? मसला ये है कि देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ना चाहती तो ये तो पार्लियामेंट पैदा ही ना होती। आपको याद है जब ये इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए, और नून लीग भी फेंस पे बैठी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25 को ये इलेक्शन होता है, 27 को मीटिंग बुलाते हैं, 27 को मीटिंग बुलाकर ये कहती हैं, CEC फैसला करती है कि इन असम्बलियों में जाना चाहिए, और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाती है जो बाकी जमातों को जाकर कायल करती है। लेकिन क्या पार्लियामेंट को फंक्शन कर रही है? पार्लियामेंट को तो उन्होंने रिडंडेंट कर दिया है। सारी कानून साजी जो है वो हो रही है ऑर्डिनेंसेस के जरिए, सारी एक तबाही जो है इन्होंने पूरे सिस्टम की कर दी है। पीपल्स पार्टी के पास कौन सी मेजॉरिटी थी? पीपल्स पार्टी के पास तो 125 सीटें थी। 125 सीटों के साथ आईनी तरामीम हुई, 125 सीटों के साथ इस मुल्क में NFC अवार्ड हुआ है, 125 सीटों के साथ इतनी ज्यादा कानून साजी हुई कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। तो आपने कंसेंसस बनाना होता है। जो वजीर आजम कश्मीर के मसले पे किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ना हो, उसके साथ कोई दूसरे किसी भी मसले पे बैठने के लिए क्यों तैयार हो? जब ये भी पता चल रहा हो कि इस हुकूमत की कोई हिम्मत नहीं है, इसका कोई विजन नहीं है, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं, इसके पास कोई चीज नहीं है। 2.5 साल गुजर गए, पहले 1-1.5 साल ही होता है, 2 साल ही होते हैं, इनको तो 2.5 साल गुजर गए।
बाकी अगर 2.5 सालों में कुछ नहीं कर सके तो बाकी क्या कर सकेंगे? एक के बाद एक रिपोर्ट जो आ रही है वो पोस्ट करती चली जा रही है। अच्छा, तो ये भरल सूरत हाल सामने है। अच्छा, एक सेकेंड। आमिर ज़िया साहब, हम पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे हमेशा बात करते हैं। बिल आखिर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मौलाना साहब से गुफ्तगू भी की है, कुछ उस दौरान उसके हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं, लेकिन उससे पहले भी आया कि आसिफ अली जरदारी साहब रजामंद फिल फौर नहीं है इस्तीफे देने के लिए। आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन या इस पे तज्जिया, या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? आज कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखा गया। उसमें वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने तकरीर करते हुए कहा, जी अगले जो हमारे पास बाकी मांदा हमारे टर्म है उसमें मजीद मंसूबे मुकम्मल करेंगे। तो जाहिर है कि और उसमें उन्होंने बिलावल साहब से कहा कि जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो आप आगे इसका इफ्तिताह भी कीजिएगा। तो यानी कि जो मंसूबा बना के हुकूमत सिंध और उसके वज़रा बैठे हैं उसमें तो मुझे इस्तीफा नजर नहीं आता। और जाहिर है कि हम लोग अगर मंतकी बात भी करें कि वो क्यों मुस्लिम लीग नून को सेहरा पहनाने के लिए क्यों जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे दे देगी, वो हुकूमत सिंध को छोड़ देगी जहां पर रिकॉर्ड उनके पास नशिस्तें आई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने में इतनी नशिस्तें नहीं थी सिंध असेंबली में, बेनजीर साहिबा के दौर में नहीं थी जितनी आज है। तो आज अगर सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ सेनेटर्स जाएंगे पीपल्स पार्टी के सिंध से। तो मुझे ये चीज जो है समझ में अकल से आ रही हूं मैं बात होगी कि अगर वो ये काम करें, वो कुर्बानी किसकी मोहब्बत में? इसलिए कि जी मरियम साहिबा ने नारे लगवा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि आने वाली सियासत में आप देखिएगा कि अगर मरियम सियासत में रहती हूँ, बिलावल सियासत में रहते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवायती जो है हरीफ हैं। और अभी कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी नहीं पड़ी इस मुल्क में कि आप कहें जी तमाम जमहूरी हकूक खत्म हो गए, बात करने की आजादी खत्म हो गई, आजादी तहरीर तकरीर को कुचल दिया गया, कि जिसके लिए इतने बड़े बड़े फैसले किए जाएं। हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं बहुत सारे, उसको इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन वो विद इन द सिस्टम काम करते हुए होंगे। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी क्या खुद नून लीग के लोग जो है इस्तीफे नहीं देंगे। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जब ये कॉल आएगी कि वाकई इस्तीफे देने, आज जिन दो लोगों ने बकौल नून लीग के इस्तीफे दिए थे स्पीकर को, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं दिए। ठीक है ना? तो जो करोड़ों रुपए खर्च करता है वो इलेक्शंस के ऊपर, वो कहाँ इस्तीफे देगा? क्यों देगा इस्तीफे? किसके लिए देगा? उन लोगों के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, या मरियम साहिबा के लिए कि जिनके स्टेक ही नहीं है सिस्टम के अंदर। सही बात है। तो मेरे ख्याल में पोस्चरिंग बहुत स्ट्रांग है। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है बड़ा आइडियल पोजीशन में है कि वो बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, बिलावल साहब बड़े ड्रामाई जुमले अता करते हैं कि जिस इस्तीफों का एटम बम उनके पास हो, इमरान खान से इस्तीफा छीन लेंगे। लेकिन ये बातें उसी तरह की जिस तरह कहा जाता था कि जी शहबाज शरीफ कहते थे मैं पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा, और जो है बिलावल साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे नवाज शरीफ साहब के लिए, और जरदारी साहब किया करते थे नवाज शरीफ और शहबाज के लिए। ये उसी तरह की बातें, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमने इतने बरस से सहाफत में है और हमने देखा है इन लोगों को करीब से भी दूर से भी। तो मुझे नहीं लगता कि हर बात जो होती है उस पर अमल भी होता है, और हर बात को संजीदगी से लेना भी नहीं चाहिए, हर दावे को। जी अच्छा, ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप क्योंकि एक सूबे में सिंध की हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है, आपका कराची में भी आपका स्टेक है, पीटीआई का सिंध में, ये तमाम चीजें होते हुए राब्ते तो बहरहाल सिंध हुकूमत से डेफिनेटली वफाक के रहते हैं। इन राब्तों में मजीद बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी एक उम्मीद का इजहार किया था कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिससे बेहतर तौर पे या कदरे बात हो सकती है। क्या सोचे बैठी है इस वक्त हुकूमत? देखिए नादिया, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ जो है वो जो गलत भी लोग हैं, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर करप्शन ज़रूर है, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी ज़्यादा है। मतलब डेमोक्रेटिक पीपल जो है डेमोक्रेसी की तरफ जो है उनका जो है वो चढ़ाव ज़्यादा है। तो कभी भी वो इस वक्त जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनके पास सूबे में बनी हुई हो, ये पीपल्स पार्टी की जगह पे अगर आज पंजाब के अंदर अगर नून लीग की हुकूमत होती तो क्या नून लीग जो है ये हरकत करती छोड़ने के लिए कि भाई हम इस्तीफा देते हैं? आज नून लीग की पंजाब में हुकूमत नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी सूबे में अगर हुकूमत है तो ऐसे समझ लो कि वो हुकूमत में है, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और पीपल्स पार्टी की तो इवन इलेक्शन के बाद भी अगर वो कहीं पे जीतते हैं तो उनको तो सिंधी नसीब में आएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पार्टी रह गई है। तो वो क्यों ऐसा इकदाम लेगी इस्तीफाओं वाला?
तो इस्तीफा ऑप्शन ही नहीं है पीपुल्स पार्टी के पास कि पीपुल्स पार्टी जो है वो प्रोविंशियल इस्तीफा दे। ठीक है, मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से लास्ट पूछ लेती हूँ। चौधरी मंजूर साहब, मुझे बताएगा क्या पीपल्स पार्टी में ये फैसला अभी होना बाकी है? 29 दिसंबर को जो आपका सीसी का इजलास है उसमें ये क्लैरिटी होगी या फैसला होगा कि इस्तीफे दिए जाएं या इस्तीफे नहीं दिए जाएं? अच्छा, एक तो मैंने एक गुजारिश करनी थी, ये अभी रमेश कुमार साहब फरमा रहे थे, हमारा तो फतवा दे रहे थे कि हम रीजनल पार्टी हो गए हैं कि कौन सी पार्टी हो गए हैं। आपने तो रमेश कुमार साहब बहुत सारी पार्टियां देखी, हमने भी देखी हैं। यहाँ काफ लीग भी एक टाइम पे चारों सूबों में हुकूमतें और सारी जगहों पे हुकूमतें थी, फिर किधर गई काफ लीग? उससे पहले भी ऐसी हुकूमतें हमने देखी, जुनेजो लीग भी ऐसे ही थी, वो किधर गई जुनेजो लीग? कहीं आपको तारीख के औरात में भी नजर आती है कहीं? और कहीं नजर नहीं आती। तो ये ऐसी बातें हैं, हम तो मार खा खा के यहाँ तक मौजूद हैं और हम आज अभी ये सरगोदा से वापस आ रहे हैं, अभी मीटिंग करके 23 तारीख को सरगोदा के अंदर पीडीएम की तो देख लीजिएगा पीपल्स पार्टी, पहले आप लोगों ने बाकी जगहों पे भी देख लिया है। सो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, एसपी से एटम बम का मतलब क्या है? अगर कोई आप और बम गिराते हैं ना, उसका मतलब है कि वो एक मखसूस जगह की तबाही करता है। हम एटम बम नहीं देखता, फिर वो सब सारी तबाही करता। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये पूरा सिस्टम जा सकता है, लेकिन ये जो हुक्मरान हैं ये रोज कहते हैं कि बेहसी थे। ये 2/3 अक्सरियत, डॉक्टर साहब उस वक्त नून में थे, 2/3 अक्सरियत थी नून लीग की, वो 20-25 इस्तीफे नहीं बर्दाश्त कर सकी थी। ये कहते हैं लाए आप 160 इस्तीफे लाए कौमी असम्बली के और बाकी लाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमने सेनेट से इस्तीफों की बात नहीं की, असम्बलियों से इस्तीफों की बात की है। सेनेट एक मुश्किल इदारा है जिसको रहना है, और अगर सेनेट से भी इस्तीफों की बात होगी फिर तो उसमें सिस्टम जाएगा, फिर तो सारा कुछ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और आमिर ज़िया साहब। मैं मुख्तसरन आमिर ज़िया साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब की मौजूदगी में मैं पढ़ती चलूं कि सिंध हुकूमत ने जो आज एक रिपोर्ट वो जो कैप्टन सफदर की से मुतालिक थी वो आज जारी कर दी है, और इससे बड़ा मुज़क्का खेज मेरा ख्याल है कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा और सूबाई कुछ जो शख्सियात है PTI की वो इसकी जिम्मेदार है। दबाव डाला गया उनकी जानिब से सिंध हुकूमत पर रिपोर्ट पब्लिक ना करने का फैसला किया है, क्योंकि उससे पहले वाली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिपोर्ट थी वो आ गई थी और उन्होंने एक्शन भी ले लिया था। अब सवाल यह है कि उन्होंने वफाक से मुतालबा किया है कि जो आपके लोग इसमें मुलविस थे उन पर, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। मतलब इससे बड़ा लतीफा कोई हो नहीं सकता था, और सवाल वहीं का वहीं है कि IG को इगवा किसने किया था, और IG के इगवा की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में शामिल ही नहीं है। आमिर ज़िया साहब, कोई लास्ट कमेंट इस पे करना चाहेंगे आप? नाज़ी, आपके सवाल में जवाब है। अभी बड़ी मुतनाज़ा बात है। आप देखें, जो आर्मी चीफ की जो उसकी तरफ से रिपोर्ट आई थी उसमें भी कहा गया था कि हमारे बाद अफसरान ने ओवर जीलसली एक्ट किया है, और इगवा करने की बात कहीं पर भी नहीं थी। जो हमारी इत्तलात है, IG सिंध जो है अपनी स्कॉट में अपनी गाड़ी में गए थे उस मीटिंग के अंदर, और वजह ये हो रही थी कि जो सिंध पुलिस थी वो CM की तरफ देख रही थी कि जी FIR काटनी है नहीं काटनी है, यानी कि पुलिस को जो अपने ओन पर एक्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इस चीज को ज्यादा हाइप अप दिया गया और उसमें तो किस्सा ही खत्म हो गया, वो छूट गए, सफदर साहब पे मुकदमा जो है खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो ये बस साफ निकल गया, लकीर पीटने वाली बात है। जी, बहुत दुरुस्त कह रहे हैं आमिर ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। सिंपल ये है कि जिस मामले को यहाँ पहुंचा दिया गया था उस मामले को यहाँ लाके दबरदूस कर दिया। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।